सर अहमदाबाद में जो बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, आपको लगता है कि पास्ट लाइफ थेरेपी के ज़रिए इसके जवाब मिल सकते हैं? ह्यूमन एरर है। क्या पायलट्स की भी इसमें कोई नहीं, पायलट का तो एक रत्ती भर भी नहीं है कि नेग्लिजेंस के कारण जो है जिस प्लेन में सफ़र हो रहा था, उसको ओवर यूज किया जा रहा था। बोले अभी सुभाष चंद्र बोस, क्या हुआ हमें नहीं पता। इस वक्त जो है जापान में उन्होंने जन्म लिया है। 27 साल की उनकी इस वक्त उम्र है इस वक्त, और वो एक लेडीज के रूप में है। इट वॉज नॉट ए सुसाइड, Actor Sushant Singh Rajput death case. प्योरली ए मर्डर। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की 2-3 बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसके पीछे हैं करके बताया। 2030 के बाद से इंडिया में क्या क्या होने जा रहा है? इंडिया विश्व गुरु बनेगा, बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ने जा रहा है। मतलब हम भी वो स्थिति में आ जाएंगे जहाँ डॉलर हमसे आसपास आ सकेगा। मोदी जी की लाइफ कैसी थी इससे पहले? गुरुओं की दिल से सेवा की तो उन गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ। उनके अंदर जो एक सेवा करने का भाव, जो समाज को कुछ देने का भाव जो है, वो इस जन्म में वो साथ में लेकर आए। मतलब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पूर्व जिंदगी में टीपू सुल्तान थे, जवाहरलाल नेहरू बहादुर शाह जफर थे, शाहरुख खान एक लेडी बैले डांसर थे, और यही नहीं, अमिताभ बच्चन अपनी पूर्व जिंदगी में अमेरिका में थिएटर करते थे। चौंक गए ना आप? आज हम पूर्व जन्म पर यह पॉडकास्ट इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे अनसुलझे पहलू हमारी पिछली ज़िंदगी, हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, और इसे डिकोड करने के लिए मेरे साथ हैं एक बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट, जिनकी ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं। ये हैं डॉक्टर NK शर्मा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेकी हीलिंग संस्था रेकी हीलिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और हज़ारों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, और साथ ही हज़ारों लोगों को हील कर चुके हैं उन्हें पास्ट लाइफ में ले जाकर। यही नहीं, डॉक्टर शर्मा आपको फ्यूचर लाइफ में भी ले जा सकते हैं, यानी ये भी बता सकते हैं कि आपके आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। तो क्या आप हैं तैयार इस बेहद दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए? बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका आज 1 to 1 विद रिचा पॉडकास्ट में। बहुत नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। सर अहमदाबाद में जो बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, आपको लगता है कि पास्ट लाइफ थेरेपी के ज़रिए इसके जवाब मिल हाँ सकते जी, हैं? अगर इसके ऊपर रियली रिसर्च की जाए ना, तो बिल्कुल उसके जवाब मिल सकते हैं। मैंने पास्ट लाइफ में भी लोगों से पूछा है इसके बारे में, तो उसमें वो बताते हैं कि सर इसमें ग्राउंड स्टाफ का भी रोल है, जो उनकी इररेस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश का, हाँ। इस पर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके पूछा मैं है? आपको फिर बाद में सुनाऊंगा वो क्या बोल रहे हैं वो लोग। जी, ठीक है, तो इसमें ग्राउंड स्टाफ का रोल हाँ, है, ग्राउंड स्टाफ का रोल मतलब है उनकी उनकी नेग्लिजेंस है, या फिर कोई क्योंकि साजिश। वो ऐसा बताते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल कोई शॉर्ट सर्किट हुआ इसके अंदर, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद में वो जितने भी जो कनेक्टिविटी थी वो काफ़ी उसमें लॉस हो गई। कंप्यूटर के ऊपर से भी वो स्क्रीन भी सब हट गई बोले वहाँ पे उस समय। तो उसके कारण जो है वो एकदम बोलते हैं ना, वो इतना जल्दी हुआ कि मतलब वो कुछ सोचने के उस समय, मतलब सोचने का समय नहीं रह गया उनके पास में, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। क्यों? वो शॉर्ट सर्किट से पूरा एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फेल हो गया उसमें, इस तरह से बताते हैं वो। तो पर मैंने उनको पूछा कि ये सब कैसे हैं, तो बोले कि ये सब ग्राउंड स्टाफ की नेग्लिजेंस के कारण जो है। तो क्या ऐसे पायलट्स की नहीं, भी अच्छा, फिर वो उसमें एक बात और बताई कि सिंस दे आर वो यूज़ भी कर रहे थे बोले इंस्ट्रूमेंट को, जो उनका जो प्लेन है उसको ओवर यूज़ किया जा मतलब रहे जिस थे। प्लेन में सफ़र हो रहा था, वो उसको ओवर यूज़ किया जा रहा था बोले अभी। तो मतलब एक चांस लेने की दृष्टि से ऐसे, तो मतलब जब मैंने 3-4 लोगों को पूछा इसके बारे में, तो अलग थोड़े सब आसपास के ही थोड़े अलग अभिव्यक्तियाँ आती हैं उनकी, ठीक है ना। तो उससे फिर एक जनरल अंदाज़ा लगाना पड़ता है इस तरह से, मतलब कि कुल मिलाकर ह्यूमन एरर्स है उसमें। कहीं पर भी कोई भगवान का लेन देन या भाग्य का लेन देन या ये सब कोई उसका कोई लेन देन ही नहीं है इसके और अंदर। क्या पायलट्स की भी इसमें कोई? नहीं, पायलट का तो एक रत्ती भर भी नहीं है। ओके। हाँ, पायलट का इसमें किसी ने भी 1% भी नहीं बताया, मतलब कि पायलट का कोई रोल नहीं था, बल्कि पायलट हिमसेल्फ वाज सरप्राइज्ड कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग।
क्योंकि इनमें से एक बहुत ही एक्सपीरियंस हाँ, पायलट नहीं थे। नहीं, दोनों अच्छे पायलट दोनों थे, अच्छे दोनों पायलट एक्सपीरियंस थे। पायलट थे। और वो तो बल्कि जब घटना घट गई ना उड़ते ही, तो उनके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं मतलब ये सब क्या हो रहा है, मतलब कैसे हो गया। तो इस तरह की, तो इसलिए पायलट का तो कहीं रोल आता नहीं है इसमें, मतलब अभी तक जो मैंने पूछा है। लेकिन मैं क्या होता है कि जब तक मैं बोलते ना कि एक ऑथेंटिकेशन नहीं कर लेता, मैं जब मैं पूछता ज़रूर हूँ, रिसर्च ज़रूर करता हूँ, लेकिन डिक्लेयर मैं जनरली नहीं करता। क्यों, कारण क्या है कि जैसे बोलता है ना कि रियल में जब तक, अब कभी मान लो कि वो उनके ब्लैक बॉक्स से जो भी उनकी रिसर्च आएगी, उसके बाद मैं उसको मेल करने की कोशिश करूँगा, कंपेयर करने की कोशिश करूँगा कि भाई हमने जो देखा कई दिन पहले। अब जैसे मैं जैसे एग्जांपल ये हादसा 12 को हुआ, तो उसके बाद से आज 18 तारीख है, हाँ, तो बीते अभी मैं 12 से 18 के बीच में मैंने दो तीन लोगों से पूछ लिया, ठीक है जी। लेकिन अब वो 1-2 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा, तब फिर मैं कंपेयर करके बाद में मैं उनको बोलूँगा, देखो मैंने 2 महीना पहले ही ये सब पूछ लिया था। अगर वो मुझे वो मिलता जुलता उसका रिजल्ट आया तो पहली बात, ठीक है ना। क्यों, पर आप इतने सालों से, 30 सालों से ये थेरेपी कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क होता है? देखिए जनरली पहली बात तो क्या मालूम है, देखिए जो भी व्यक्ति फ्यूचर लाइफ में जाकर देख रहा होता है ना, पहली बात तो क्या होता है, वो उस मानसिक स्थिति में रहता ही नहीं है कि वो मेंटली कुछ भी अपनी तरफ से मैनिपुलेशन कर सके। मतलब वो सही ही बोलता हाँ, है। सही बोलेगा। क्यों, इट इज़ ऑटोमेटिकली कमिंग फ्रॉम हिज माइंड। वो उस घटना पर वहाँ पर मौजूद रहता है, उसकी चेतना, और वो उस समय जो जो फील कर रहा होता है ना, वो एग्जैक्टली उसके बारे में चर्चा कर रहा होता है। समझा ना, इस तरह से। तो देखिए अभी तक मैंने जितने भी लोगों को फ्यूचर लाइफ में लेके गया हूँ ना, तो ऑलमोस्ट मतलब 99% सबके फ्यूचर एग्जैक्टली वही सफल हुए। मतलब मान लो किसी ने अपनी शादी देखनी थी तो शादी उनकी हो गई। भाई किसी को बच्चा होना था कि उनके घर में संतान नहीं है, तो उनके घर में संतान आ गई। मतलब जैसे अभी 2 साल पहले मेरे पास आए थे जब संतान नहीं थी, पर मैंने उनको 2 साल के बाद क्या फ्यूचर दिखाया, तो उसके अंदर वो संतान उन्होंने देखी, तो वाकई में फिर 2 साल के बाद संतान हो गई। इस तरह से कई लोगों ने मुझे अभी भी मैं कनाडा में था थोड़े दिन पहले, तो मुझे एक सज्जन मिले, वो कहता है सर मैं आपके पास में 2008 में आया था रेकी सीखने, वही गांधी पीस फाउंडेशन में बताया जी। तो बोले कि मैंने उस समय आपने पास्ट लाइफ करवाई थी 2008 में, तो बोले सर मैंने उस समय देखा था कि मैं कनाडा शिफ्ट हो गया हूँ। ओह। तो सर मैं मतलब हैरान हो गया कि मेरा माइंड में बाहर जाने का है ही नहीं, और ना मैं सोच रहा हूँ। लेकिन बोले सडनली मेरी कंपनी में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि मुझे उन्होंने कनाडा भेज दिया, और फिर मैं कनाडा में जब आया तो उसके बाद में मैं कनाडा देखकर मैं यहीं सेटल हो गया। तो अब वो करीब वहाँ पे 15 साल से वहीं पर ही है। वो मुझे एक्चुअल में एयरपोर्ट छोड़ने आया, मतलब वो इसी पर्पस के लिए कि सर आपने जो कहा था उस समय वो मैंने वाकई में भी वो सिद्ध हो गया। इस तरह से कुछ लोग गायब हो जाते हैं, वो कहाँ गए नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ हमें नहीं पता, या फिर कुछ लोगों की मौत बड़े संदेहास्पद स्थिति में होती है, वो उनका क्या हुआ वो इन्वेस्टिगेशन में कभी नहीं पता चला। तो क्या इसके आंसर मिल सकते हैं? उसमें मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा है मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी इस वक्त जो है जापान में उन्होंने जन्म लिया है। 27 साल की उनकी इस वक्त उम्र है इस वक्त, और वो एक लेडीज़ के रूप में हैं, और वहाँ पर वो को बहुत बड़ी स्कॉलर है, और वो किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो टीचिंग कर रही है इस वक्त। लेकिन वो कैसे, टोक्यो उनका में। अंत कैसे हुआ ये हाँ, पता नहीं, चला? नहीं, अभी क्या होता है कि देखिए पहले तो मैंने उनको इस बारे में पूछा, तो उनका कि नहीं वो इंडिया में काफ़ी जगहों पे रहे, इस तरह से बताते हैं, पर वो अंत कैसे हुआ ये थोड़ा मुझे कई बार मेरे दिमाग में भी ये आया नहीं क्वेश्चन कई बार कि उनका अंत पूछूं करके। मुझे तो ये आया कि भाई वो है कहाँ इस वक्त, इस तरह से। तो वो तो क्या मतलब होता है, सुभाष चंद्र बोस अब नई लाइफ में जापान में एक महिला के रूप में पढ़ा रहे हैं। हाँ पढ़ा रहे हैं, और वो टोक्यो के अंदर है वो। हाँ, और टोक्यो के अंदर है, और वो मैंने पूछा भी है उनका, कोई एक आधा नाम, कोई शकीरा साकिल ऐसा पता नहीं, कुछ ऐसा नाम उन्होंने बताया था उस समय। तो इस तरह से जैसे कुछ लोगों की मौत, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हैं, या श्रीदेवी हैं, या उससे बहुत साल पहले दिव्या भारती की डेथ हुई, ये कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझी नहीं। हाँ। तो क्या आपने इसमें भी जाके देखा है? नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि जनरली मैं क्या बोलता है थोड़ा
कभी कभार किसी पेशेंटों के साथ में मैं इस तरह पर की मैं लिया। समझ गई हूँ, मैं लेकिन समझ क्या गया। जी तो मैं सुशांत सिंह जी के बारे में भी, एक लंदन में एक कोई डॉक्टर थी, मेडिकल डॉक्टर लेडी, उनको जब मैं लेके गया उस समय की बात थी, तो उस समय मैंने उनको बाई चांस पूछ लिया उनके पास्ट लाइफ में क्या होता है, आप एग्जैक्ट उस टाइम पीरियड में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सारी घटनाएं सब चीज़ें एक ही जगह पर है, खाली इंटेंशन करती यू आर ऑलरेडी देयर, समझे ना। तो जैसे ही मैंने उनको कहा कि सुशांत सिंह के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाकर देखिए क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर बताया कि इट वाज नॉट ए सुसाइड, इट वाज प्योरली ए मर्डर। उन्होंने चार लोगों के चेहरे बताए उन्होंने, और उन्होंने किस तरह से उनको मतलब ऐसे किसी ने 2 टांगें पकड़ी हुई है, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और इस तरह से उनको मतलब पूरा उन्होंने मतलब एक मर्डर की तरह काम किया है। और फिर मैं ये भी पूछा कि क्या इनमें से कोई भी मर्डर कभी पकड़ा भी जाएगा, क्या कभी कोई नाम आगे आएगा, तो उन्होंने बोला नहीं आएगा। तो मैंने उनको ये पूछा कि क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी हस्ती है कोई जो, तो उन्होंने बताया हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की 2-3 बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसके पीछे हैं करके बताया। तो अब उन्होंने चूँकि नाम भी बताए, तो मैं चूँकि नहीं एक्सपोज करता, नहीं, क्योंकि मैं कहूँगी भी नहीं आपसे क्योंकि नहीं, वजह क्या होती है कि वो तो एक पास्ट लाइफ में जैसे बताया है, अब जब तक ऑथेंटिकेशन ना करें तब तक किसी को बदनाम करना भी गुनाह है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो इस तरह की उन्होंने बातें पर बताई ये है। एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ। पास्ट लाइफ में जाकर ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक सुसाइड नहीं था, वो एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था। और ये मुझे लगता है कि आपने फिर रीचेक भी किया होगा और लोगों के साथ। 4-5 लोगों के साथ मैंने रीचेक किया, और सब ने एक जैसी, ऑलमोस्ट एक जैसी बात बताई। कुछ लोग थोड़े थोड़े 1-2% एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, उससे भी ज़्यादा, तो इसलिए मतलब, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही जो ये आया कहानी कभी सेम। श्रीदेवी के बारे में आपने देखा नहीं, या दिव्या भारती बहुत नहीं, समय उनके पर? बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उनके बारे में कभी मेरी ऐसा कोई दिमाग में आया भी नहीं। हाँ, लेकिन मतलब जो थोड़ी सी जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सब इस तरह के जो लोग होते हैं, जनरली माइंड में क्या होता है, किसी का आता नहीं है कि भाई किसका पूछें, क्योंकि उस समय जो आया दिमाग में और फटाफट उसके हम उनसे पूछ लेते हैं वास्तव में। जी, इस तरह की गुत्थी से हाँ, 1 मिनट से मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप जो ये बात पूछ रही हैं ना, तो हमारे पास में एक तो आपने कहा लोग गुम हो जाते हैं, ठीक है, और अभी मेरे पास में एक इंस्पेक्टर साहब आए, एक रेप केस था, तो रेपिस्ट पकड़ा नहीं जा रहा था, मतलब वो गायब था, क्योंकि कौन करके क्या पता नहीं ना, पता नहीं चला। तो अभी तो एक इंस्पेक्टर आए, वो खुद पास्ट लाइफ में गए, और उन्होंने जाकर एग्जैक्टली कितने साल के लड़के ने इसके ऊपर काम किया। एक 17 साल का कोई लड़का है, वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कैसी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, और वो जो है अभी क्या कर रहा है इस वक्त, वो सब पता कर लिया उन्होंने, ठीक है, और कौन वो से कहाँ एरिया, पर है? हाँ कहाँ पर है, वो सब पता कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या, लेकिन उसको आप पकड़ पाएंगे, तो बोले कि नहीं, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए हम उसको पूछताछ के लिए तो लेके जा सकते हैं, लेकिन एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो मैं बोला लेकिन बाद में जाकर पकड़ा कैसे जाएगा फिर वो, मतलब ऐसा कोई है आगे भविष्य में पकड़ा जा रहा है? बोले कि वो 3 साल के बाद पकड़ा जाएगा। अच्छा, उन्होंने खुद पास्ट लाइफ थेरेपी में बताया कि 3 तो मैंने कहा 3 साल के बाद क्यों? तो बोले कि वो अपने दोस्त को ये कहानी सुनाएगा कि उसने एक रेप किया था ऐसा करके। तो वो दोस्त जो है ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना कुछ सेंसिबल था, तो उसने आके पुलिस में डिपार्टमेंट में उसने अपना बयान लिखवाया कि ये इसने इस तरह का ही कांड किया था एक ज़माने में। तो बोले उसके आधार पर फिर हम उसको जाकर अरेस्ट करेंगे। यानी वो उस इंस्पेक्टर ने आपके ज़रिए फ्यूचर को देखा कि 3 साल के बाद हाँ, ये पकड़ा जरूर जाएगा, और उस समय तक बोले ये थोड़ा 20 साल का भी हो जाएगा लड़का, तो इसलिए हमारे लिए भी इजी हो जाएगा उसको मतलब पकड़ के लाने में भी इस तरह से। तो ऐसे थोड़े घटनाएं जो होती है ना, वो कई बार क्राइम डिटेक्शन करना होता है किसी के बारे में, तो ये सब चीज़ें देखिए PLR का बहुत बड़ा स्कोप है। मज़ेदार बात क्या मालूम है कि आज अमेरिका की जो FBI CIA हैं, एक किताब है मेरे पास, उसका नाम है साइकिक डिटेक्टिव्स। तो उसमें पैरानॉर्मल फिनोमेना को यूज़ करके ऐसे क्राइम्स को जो है ना सॉल्व कैसे करें, तो वो उसका यूज़ करते हैं। तो इतनी बड़ी किताब है उसकी। यानी पैरानॉर्मल थेरेपीज के ज़रिए ये इन्वेस्टिगेशन
पहले से चली आ रही है। देखिए बाहर की विदेशी लोग यूज़ कर रहे हैं। केजीबी जैसी संस्थाएं साइकिक लोगों को यूज़ करती है। केजीबी जो रशिया की केजीबी डिटेक्टिव की जो एजेंसी थे एक है। ज़माने में, वो टेलीपैथिकली किसी के माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस करना, वो काम करते थे। अब जाके एक्स फाइल करके है ना, गूगल में यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे एक्स फाइल, तो जी। उसके अंदर ये सारी कहानी उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। डॉक्टर शर्मा, बॉर्न अगेन नाम की एक किताब है डॉक्टर वॉल्टर सिमको की, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात की है कि कैसे उनके पूर्व जन्म में वो क्या थे। आप उसे सही मान? मैं खुद पास्ट लाइफ के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस साइंस के अंदर। उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि जो किसी और पास्ट लाइफ एक्सपर्ट को तो कर देना चाहिए था। डॉक्टर वॉल्टर सिमको, जो कि खुद एक मेडिकल डॉक्टर है कैलिफोर्निया में, और उन्होंने रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत ही गहराई से लंबे समय तक रिसर्च की है। और उन्होंने सिर्फ भारतीय मतलब नेता और अभिनेताओं की नहीं, बल्कि विश्व के ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े जो नाम हैं, चाहे वो लॉरेन हार्डी हो, चाहे वो बुश हो एक ज़माने में, टॉम तो क्रूज। टॉम क्रूज, तो हर एक के बारे में उन्होंने मतलब हर एक की ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया, और उसके ऊपर स्टडी करके उनसे मेल खाता हुआ सारा उन्होंने लाइब्रेरी से जाकर उन्होंने रिसर्च वगैरह करके उन्होंने सब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। फिर उनका मेल उन्होंने बैठाने की कोशिश की कि क्या वास्तव में वो सही भी आपस में उनके कैरेक्टर, उनके आदतें, उनके लाइकिंग, उनके डिसलाइकिंग, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग, क्या वो वाकई में मैच करता है कि नहीं करता है। वो क्योंकि क्या होता है कि आज आप जो भी चॉइसेस करते हो ना, या आप लाइक डिसलाइक करते हो, तो आप वही करोगे जो आपके पूर्व जन्म में आपने हैबिट डेवलप की हुई थी। यानी कि आपने जो एक पर्सनालिटी डेवलप की थी, वही पर्सनालिटी को आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करते हो। यानी हमारी पुराने जन्म में हमारी जो शख्सियत थी, उसका कुछ हिस्सा हमारी आज की लाइफ में दिखता है। रहता है। देखो अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप पिछले जन्म में कोई राजा महाराजा थे, रानी थी मान लो, तो आप अनुभव करेंगे कि इस जन्म में ना आपको छोटा घर पसंद नहीं आएगा। आप घर बनाओगे तो बिल्कुल कोई सोफ़ा ख़रीदोगे आप, तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा ऐसे कोई सोने की उसमें वो कारीगरी हो, ऐसा हो, और थोड़ी बड़ी चीज़ हो, गाड़ी हो तो थोड़ी बड़ी हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो उनके अंदर बहुत इस तरह की चीज़ें होती है। तो और अभी मेरे पास में कल का ही एक किस्सा है, जिसमें एक सज्जन जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, और वो पिछले जन्म में राजा ही थे वास्तव में। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं ना, तो उसकी पूरी स्टडी करके बाद में इस्टाब्लिश करके लिखना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब ये तो तो खैर ये हम एक साइंटिफिक स्टडी है, ये हाँ हम कह देखिए, सकते हैं। सवाल क्या होता है कि जब एक मेडिकल डॉक्टर किसी फील्ड में काम करता है और रीइंकार्नेशन जैसे शब्द पे जब वर्क कर रहा होता है ना, तो फिर वो ऑथेंटिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। तो अब तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक एथुन रे करके एक साइकिक थे, जिनका उन्होंने उपयोग करके देखिए ये बाहर है ना, चैनलिंग और मीडियमशिप ये बहुत कॉमन है बाहर। तो उनका इस्तेमाल करके उनके माध्यम से पहले ये जानकारी प्राप्त करने की मतलब की कोशिश की गई कि क्या ये लोग कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। तो देखिए ये जो काम है ना, ये सिर्फ वो साइकिक लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है। साइकिक लोगों की ट्रांस में जाने की अच्छी हैबिट होती है। ये कॉमन से कॉमन आदमी, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ मैं आपको पास्ट लाइफ में लेके जाऊँ, तो होता क्या है कि आपकी जो चेतना है ना, वो बॉडी माइंड से फ्री होकर फोर्थ डायमेंशंस में आ जाती है, ठीक है ना। तो एक बार आप सैटेलाइट की तरफ बाहर आ गई ना, तो फिर आप सिर्फ अपना ही जीवन नहीं, आप जो इंटेंशन करते हैं उसके साथ कनेक्ट होते हैं आप। अगर मैंने आपको कहा मोदी जी की लाइफ देखो, तो मोदी जी की दिखाई देगी। मोदी जी की लाइफ कैसी थी इससे पहले? मोदी जी के बारे में मैंने कुछ कभी कभार पूछा है कुछ लोगों को, तो वो पिछले जन्म में एक आश्रम के अंदर जो है सेवादार थे, और वहाँ पे झाड़ू लगाना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं की मतलब देख रेख में अपना समय बिताते थे।
तो इसीलिए वहाँ पर जो उन्होंने गुरुओं की दिल से सेवा की, तो उन गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ कि उनके अंदर जो एक सेवा करने का भाव, जो समाज को कुछ देने का भाव जो है, वो इस जन्म में वो साथ में लेकर आए। तो आज भी देखिए कि आपने देखा होगा कि ही इज़ मोर ऑलवेज इन टू सर्व समथिंग। वो चुप बैठते नहीं हैं, ही इज़ डूइंग ऑल द टाइम समथिंग, है ना। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ना, ये प्रवृत्ति या ये आशीर्वाद ये ऐसे ही नहीं घटता, ये बहुत बड़ी एक ऊंची सोच के साथ आता है। तो उनके अंदर पहले से ही वो आश्रम में थे, पिछले जन्म में भी, और उस समय वो थोड़ा सोशल सर्विस भी करते थे। तो उसके कारण इस जन्म में उनको इस प्रकार के भाव में और बढ़ोतरी हुई, वो समझते हैं ऐसे। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है ना, ये सब ऑलरेडी पूर्व जन्म से लेके आ चुका होता है। इस जन्म के थोड़े से बोलते हैं संयोग जो डेवलप तो हो ये जाते जो हैं, संस्कार हैं जो आज हम जी रहे हैं वो पुरानी लाइफ से जुड़े हुए पुरानी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए डॉक्टर वॉल्टर सिमको ने अथुन रे करके जो एक उसको साइकिक को इस्तेमाल करके जो है ना, उन्होंने इसका ये पूरी स्टडी करके फिर उन्होंने, अगर उसने कहा तो उन्होंने माना थोड़ी, उन्होंने कई सालों तक लाइब्रेरी में जाकर और प्लस उनको मिल के उन्होंने उसकी पूरी जब बोलते हैं ना, उनके पूरे कैरेक्टर को उन्होंने मैच किया, और मैच करने के बाद फिर उन्होंने उसको किताब के रूप में उन्होंने लिखना शुरू किया, यूँ समझ लें। इसलिए बोर्न अगेन जो है एक वर्ल्ड में एक पहली ऐसी किताब है कि जिसमें जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो भारत की भी कुछ हस्तियों का उन्होंने उसमें अच्छा वर्णन कर दिया उन्होंने। एक आम आदमी की नज़र से देखें तो एक आम आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी के अनसुलझे मुद्दों को पास्ट लाइफ में जाके हल कर सकता है? देखिए क्या होता है कि वास्तव में मैं जो पूर्व जन्म पे काम करता हूँ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इसके लिए मैं इस फील्ड में इतना बोलते हैं ना पैशनेट होकर काम कर रहा हूँ। आप ज़िंदगी भर सत्संग कर लो, अब कितने भी गुरुओं के पास चले जाओ, आप ग्रंथ पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पर वो सब उधार के ज्ञान है, आपका अपना नहीं है ना। अगर किसी गुरु ने कहा आत्मा होती है, तुम तो मरते नहीं हो, मान लो, तो तुम तो खाली मानोगे ना बुद्धि के स्तर पर। लेकिन यहाँ तो आप प्रैक्टिकली जब खुद जाकर सब कुछ, अपना पूर्व जन्म, अपना भविष्य, अपने 2-4 जन्म देखकर, और आप अलग अलग नाम, अलग अलग जात पात, अलग अलग देश प्रदेश में आप देखते हो, अलग अलग जेंडर में भी आप पैदा होते हो, कभी लेडीज़ कभी जेंट्स के रूप में। तो ये सब जब आप देखते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं हूँ कौन यार वास्तव में। तो एक जो आध्यात्मिक खोज जो भारत के अंदर सदा हमेशा से रही कि हु एम आई, तो आपको पहली बार पता चलता है कि अगर आपका पिछले जन्म में नाम कोई अब्दुल रहा, इस जन्म में आपका नाम जो है राम सिंह है, अगले जन्म में आप जॉन हो गए, तो आपको पहली बार पता चलेगा यार ना तो मैं मुसलमान हूँ, ना कोई हिंदू हूँ, ना कोई क्रिश्चियन हूँ, और ना मैं अब्दुल हूँ, ना मैं कोई राम सिंह हूँ, ना मैं कोई जॉन हूँ वास्तव में। मतलब ये सब जो ये बोलते हैं ना नाम और जात पात जो है ना, ये एक प्रकार की कलरिंग है, सोशल कलरिंग, जो आप जिस घर में पैदा हो जाते हैं ना उसका कलरिंग आपके ऊपर चढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बीच में एक बात लाना चाहूँगी। बहुत सारे लोग अपने क्लोज वंस, अपने रिश्तेदारों के चले जाने से, असमय चले जाने से बहुत दुखी रहते हैं और वो उससे उबर नहीं पाते, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होती। तो क्या पास्ट लाइफ में जाकर इस तरह के केसेस को आपने देखा है हील होते हुए? हाँ जी, नहीं, बहुत बहुत ज़बरदस्त हील होता है। देखिए क्या होता है, हालांकि देखिए सारी 90% तो बीमारियां लाइफस्टाइल से कनेक्टेड होती है ना, लेकिन 10% जो बीमारियां हैं ना वो सब पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड होती है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अभी कल मेरे पास में एक सज्जन आए कि जिनको किसी ने को राजा थे एक्चुअली, तो उनके पीठ के ऊपर कम से कम 8-10 खंजर भोंक दिए थे और उनकी 45 साल में मृत्यु हो गई थी। तो ये उन्होंने उस समय बताया तो सही, पर ये मेरे साथ पहले जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको पीठ में दर्द रहता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने लौटने के बाद उनको पूछा
क्या आपको पीठ में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोले कि अरे सर कई सालों से भुगत रहा हूँ, लेकिन अब लौटने के आने के बाद में पता नहीं वो दर्द कहाँ गायब हो गया बोले। अच्छा, वो दर्द चला गया? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, पास्ट लाइफ का एक नियम है कि इफ़ यू रीलाइव द एक्सपीरियंस एंड यू ब्रिंग द दैट मेमोरी इनटू द सरफेस, अब सरफेस पे लेके आते हैं ना, तो उसके बाद में वो वहाँ से रिलीज हो जाती है, और जो सटल लेवल पे थी वो प्रॉब्लम, और उसके बाद जब लौट के आते हैं तो फिर वो वहाँ पे आपको नहीं महसूस होती। देखिए, उन्होंने मुझे बताया कि सर एमआरआई करा दी, फलानी करा दी, इतने टेस्ट करा दिए सर, कोई रिज़ल्ट नहीं आता, कोई मतलब आराम नहीं मिलता है सर। तो और मज़ेदार बात क्या, डॉक्टर पहचान नहीं पाते कि ये है क्या पेन, तो वो कई तरह से जोड़ रहे होते हैं दूसरे कारणों से। लेकिन पहली बार जो है उन्होंने कल जब ये पास्ट लाइफ किया मतलब, तो उसके बाद में वो दर्द गायब हो गया, और वो दर्द गायब रहेगा, क्योंकि मैं 30 साल से मैं इस तरह के अनुभव करता जा रहा हूँ कि जब एक महिला मेरे पास में जॉइंट पेन लेकर आई, तो उसने मुझे जब बात की, तो मैं चूँकि नेचुरोपैथ डॉक्टर था, तो मैंने खान पान और रहन सहन की बातें की कि एक्सरसाइज करो, खान पान ठीक करो। लेकिन उसने ऐसे ही कह दिया कि सर एक बार मुझे PLR करना है, तो मैं बाई चांस लेके चला गया, और उसमें उसने देखा कि वो पहाड़ से गिर गई थी, और गिरने के कारण उसके सारे जॉइंट्स में उसका वो पेन वहीं रह गया था मरते वक्त, तो वो सटल लेवल पर वहीं रह जाता है। तो अब इस जन्म में उसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल की थी, तो इतनी जल्दी उसको जॉइंट्स पेन का आना एक बड़ा आश्चर्यजनक था। तो जब वो लौट कर के आई, तो उसको मैंने कहा कि अब देखो तुम्हारे दर्द कैसे हैं, क्योंकि हम पास्ट लाइफ थेरेपी जब करते हैं ना, तो उसमें हम उस चीज़ को वहाँ से उसके मेमोरी बैंक से रिलीज़ करके ख़त्म कर देते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं डिलीट कर देते हैं, यूँ समझ एक प्रकार से। तो इसलिए जहाँ और आते उसी की वजह से हीलिंग भी हो हाँ, पाती है। हीलिंग, हाँ, पास्ट लाइफ थेरेपी का मतलब ही है, थेरेपी का मतलब ही हीलिंग, कि उसमें सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि उनके फियर, उनके फोबियास, उनके बहुत तरह के जो कार्मिक वीकनेस, स्ट्रेंथ जो भी होती है ना, वो भी उसमें हील होती क्योंकि है। बहुत सारे लोगों को फोबियाज हैं। हाँ, है ना, वो बिल्कुल है। बंद कमरे में नहीं बैठ सकते, हाँ। या वो आवाज़ें नहीं ऊंची सुन सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में पास्ट लाइफ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, देखिए ज़बरदस्त लाभ मिलता है। क्यों, कारण क्या होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, हर जन्म में ना कई तरह की घटनाएं घट रही होती है ना। कई बार पुराने ज़माने में क्या होता था, हम कई बार पहाड़ों से गिर गए, हम कई बार नदी में डूब गए, है ना, ऐसे कई बाढ़ आ गई कहीं पर हमारे ऊपर। कई बार हमें पहले पुराने ज़माने में जब सजा दी जाती थी तो कमरों में बंद कर देते थे, ऐसा होता है ना। तो या कोई कार उनका किसी ट्रक के साथ, कार के साथ आज से 50 साल पहले किसी जन्म लिया होगा, तो उसकी एक्सीडेंट हो गई होगी, तो उसको कार चलाने में दिक्कत आती है अभी इस जन्म में। तो ऐसे ना पुराने जो भी उनके अनकॉन्शियस माइंड में या उसके जो भी रहता है ना, वो इस जन्म में फियर फोबियास कॉम्प्लेक्स के रूप में उनके साथ चल रहा होता है। तो जैसे ही हम उसको रिवाइव करके उसके माइंड से हम उसको रिलीज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में लौटते ही उनका दर्द जो है ना ख़त्म हो जाता है। अब जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते नहीं हैं क्योंकि पानी का डर उनके माइंड में है, लेकिन जैसे वो पास्ट लाइफ में जाकर आए उसके बाद में अब वो आराम से समुद्र में भी जाते हैं, स्विमिंग में भी जाते हैं। क्यों, वो डर वहाँ से। अब देखिए क्या होता है, आप समुद्र को देखकर, पानी को देख कर डरोगे क्यों, क्योंकि आपके पास एक मेमोरी की एक फाइल बनी हुई है उसकी। तो वो फाइल अगर मैंने वहाँ से डिलीट कर दी, उसके वहाँ से निकाल दी, तो फिर इस जन्म में आपको वो समुद्र देख के आपको नयापन लगेगा, आपको कुछ वो डर जैसा कुछ नहीं लगेगा। तो इस तरह बहुत सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे 50 तरह की जो समस्याएं हैं ना, वो सब पास्ट लाइफ से पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं, समझ लो एक प्रकार। तो होता क्या है कि तो इस तरह से भारत में, लेकिन अभी भी क्या है कि हमारे सरकार को, मैंने आज से कोई 10 साल पहले मैंने एक PDF बनाया, PDF का मतलब है साइकिक डिटेक्टिव फोरम, उसका नाम है। तो वो मैंने बना के उसमें मैंने उनको लिखा कि भाई ये हमारी जो विद्याएं हैं, भारतीय विद्याएं, और इनका हम उपयोग करके आतंकवाद, आर्मी के अंदर भी और इस प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसका अगर रिसर्च करें तो बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अब क्या है, अप्रिशिएट तो किया सबने, लेकिन एक्शन में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी जो है ना, उसके अंदर कई लोग बैठे हैं जो स्यूडो साइंस समझ के चलते हैं। वो कहते हैं भैया पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब ज़रा सोचिए, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पूरी तरह साइंटिफिक है। अरे
वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं डॉक्टर इयान स्टीवनसन का काम, और वही अकेले नहीं है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सारे कई मेडिकल डॉक्टरों का नाम डाल करके, डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक है, डॉक्टर ब्रियान वीस करके आजकल टाइम इंटू उनकी बहुत, वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस फास्ट लाइफ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं कि जो मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर वॉल्टर सिमको जैसे ऐसे। लेकिन ये और इंडिया में भी ऐसे 2-3 डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर तृप्ता जैन जिनका राज पिछले जन्म का एक बहुत पहले एक सीरीज़ आती थी हमारे यहाँ पे, और फिर डॉक्टर एक एमडी डॉक्टर है डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी जो हैदराबाद में है, तो वो भी बहुत सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मतलब मेडिकल डॉक्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, रिसर्च डेटा है उनके पास। पर प्रॉब्लम ये है कि भारत में जो है अभी तक जो है ना, पूर्व जन्म को हम मानते भी हैं, हम गीता को भी पढ़ते हैं जिसमें कृष्ण भगवान की बात भी मानते हैं कि आत्मा न मरती जन्मती है, और हम जो भी मर जाता है तो उसके कोड भी देते हैं। लेकिन जब रिसर्च या स्टडी करने का समय आता है ना, तो आप ज़रा सोचिए, हम इतना आध्यात्मिक देश है, हमारे इतने हज़ारों हज़ारों संत महात्मा हैं, एक ने भी आज तक इसके ऊपर काम नहीं किया। इतना उनका फंड है, वो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सरकार का तो छोड़ो, सरकार तो पता नहीं विश्वास करें ना करें, पुलिस डिपार्टमेंट विश्वास करें ना करें, पर आध्यात्मिक गुरु तो विश्वास तो करें। तो आप ज़रा सोचो, आज कोई भी रेफरेंस देना होता है ना, तो आज आप भी रेफरेंस दे रही तो विदेशी, भारत के किसी रिसर्चर का आप रेफरेंस नहीं दे रही हैं, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। है ही नहीं ना। तो अब भारत में पास्ट लाइफ को मैक्सिमम एक्सपोजर अगर दिया है तो हम लोगों ने दिया है, क्योंकि अब तक और आप अभी तक बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ मिलेगी, कम से कम 46,000 46,000। हाँ, इतने लोगों को लेके जा चुके हैं, और 6,000 के आसपास तो मेरे एक्सपर्ट्स मैंने तैयार कर दिए जो पास्ट लाइफ थेरापिस्ट बन चुके हैं, और हमने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हमने सर, एक साथ 5,000 लोगों को लेके गए। पास्ट लाइफ थेरेपी से फाइनेंशियल सिचुएशन, आर्थिक तंगी कैसे दूर होती है? देखिए क्या होता है ऋचा जी, के वास्तव में हम हैं क्या, हम हमारे बिलीफ सिस्टम के ही बाय प्रोडक्ट हैं बस, है ना। अब मान लीजिए 2 भाई है, एक भाई जो है बड़ा रिस्क लेने की आदत रखता है और थोड़ा चालाक किस्म का भी है, और एक भाई है शरीफ है, सीधा साधा है, लेकिन रिस्क नहीं लेता। तो अब सवाल क्या होता है, एक ही घर में एक ही माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, है ना, और वही, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है, समझे ना। तो ये जो आता है ये पास्ट लाइफ से आता है कि रिस्क लें ना लें। तो अधिकतर लोग नहीं लेते हैं, कई लोग लेने की आदत रखती है इस तरह से। और विज़न भी छोटा बड़ा भी होता है ना, तो विज़न भी कई लोग बड़ा कर ही नहीं पाते, कितना भी समझा दो वो उससे ज़्यादा विज़न सोच ही नहीं पाते बेचारे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि देखिए 2 बातें होती हैं, या तो आप पास्ट लाइफ से जो लेकर आ गए, आप उससे आप आगे और बढ़ रहे होते हो उसी के द्वारा, जो इंग्रेडिएंट आपके पास ऑलरेडी है, और कुछ लोग जो है ना नया लर्न करके अपने आप को डेवलपमेंट करके एक्सपर्टाइज कर सकते हैं उस फील्ड में। ये सबसे बड़ी आदमी के पास ताकत है। यानी पास्ट लाइफ का असर होता है, लेकिन हमारे पास फ्री विल है उसे बदलने की ना। मान लीजिए मेरा कोई कुकिंग की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है मान लो, लेकिन अगर ऐसा मौका पड़ गया कि भाई मुझे कोई कुकिंग सिखा रहा है, और तो मैं कुकिंग को सीख कर उसको अच्छी तरह एक्सपर्टाइज करने की कोशिश करूँगा, तो फिर मैं एक अच्छा कुक बन जाऊँगा मान लो ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है, कोई आप जो लेकर आ गए वहाँ तक ही सब कुछ सीमित नहीं है। हमारे लिए फ्री विल का बहुत बड़ा जो है रास्ता ओपन है अभी भी, है ना, इस तरह से। जी। तो क्या आपने फ्यूचर में देखा है कि इंडिया में क्या क्या होगा? हाँ, वो तो मैं जानने की कोशिश करता रहता हूँ। देखिए अभी तक जो लोगों के अनुभव से मुझे पता चला, इस धरती पर मतलब हम कितने सालों के बाद की बात कर रहे हैं? नहीं, इंडिया भी 2030 के बाद से आप देखिएगा। अच्छा, 2030 के बाद से इंडिया में क्या क्या होने जा रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि इंडिया जो एक विश्व गुरु बनने की तरफ जो जा रहा है इकोनॉमिकली, और इतनी उसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी कि जहाँ एक ज़माने में सुपर पावर अमेरिका को माना जाता था एक ज़माने में, और यूरोप को हाई लेवल पे माना जाता था,
तो ये लोग अधिकतर तो जो देश है ना युद्ध में उलझ कर उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक लॉस की तरफ वो जाने वाले हैं। और मतलब और बाद में इंडिया जो है ना कंटिन्यूसली से बोलते हैं ना कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जगत में और डिजिटल वर्ल्ड में IT जगत में। IT में बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ने जा रहा है। मतलब और इंडिया विश्व गुरु बनेगा। मतलब इसकी मतलब एक प्रकार से नंबर 1 इकोनॉमी। नंबर 1 इकोनॉमी में आ जाएंगे। और हम भी और धीरे धीरे हम भी वो स्थिति में आ जाएंगे जहाँ डॉलर हमसे आसपास आ सकेगा। तो ये कितने सालों में बात? देखिए ऐसा तो मैंने कभी पूछा नहीं कि इकोनॉमिक के हिसाब से, पर लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। और मतलब और बाहर इवन अभी भी 2029 में भी मैं लोगों को पूछता हूँ प्रधानमंत्री कौन है भाई, तो सब लोग मोदी जी बताते हैं। मतलब योगी जी के ये दो नाम ज़्यादा आते हैं उसमें जनरली। मतलब योगी जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं फ्यूचर में। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कि एक और किसी एक चेहरे की बात भी करते हैं लोग, तो 2-3 चेहरों की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी की बात? राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस का कहीं नामो निशान भी नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन जनरली सब बीजेपी से कनेक्टेड लोग हैं। तो उसके बारे में बताते हैं कि कोई बाद में कोई यंग एक औरत के बारे में बताया जाता है कि वो भी शायद आ सकती है उसके अंदर। क्या वो अभी इस वक्त सरकार में है? हाँ, सरकार में है, कहीं पर ऐसा बताते हैं। और नहीं, वो कहते हैं कि उस समय, लेकिन अधिकतर जो मैंने पूछा उसमें ये तो समझो कि 5% लोगों ने ऐसी बातें की, क्योंकि वो हो सकता है और फ्यूचर की बात हो। क्योंकि कई बार क्या होता है जब ये ऊपर दिखता है ना, तो उनको फ्यूचर में कई बार आगे भी जंप कर जाते हैं लोग कई बार, इसलिए वो मैं एकदम विश्वास नहीं करता। तो उसमें लेकिन 2029-30 के बारे में जो मैं पूछता हूँ ना, तो जनरली सब लोग मोदी योगी बस ये 2 नाम तो पक्का बताते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी बहुत जानकारी करने की मैं भी कोशिश करता रहता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया एक सुपर पावर बनने की राह पर है, जबरदस्त। और नंबर 1 इकोनॉमी होगा आने वाले फ्यूचर में। एक बात आपने कही, 84 लाख योनियों की बात हिंदू धर्म में कही गई है। जब आप किसी को 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले ले जाते हैं, तो क्या हमारी योनि, हमारी फॉर्म बदलती आपने देखी है, या ह्यूमन टू ह्यूमन ही रीबर्थ होता है? हाँ, देखिए अभी तक मैं जितने भी हज़ारों लोगों को जो मैं भी लेके गया हूँ, और दुनिया भर में भी जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो भी लेके गए हैं, तो जानवरों की जो परसेंटेज है ना, वो मुश्किल से 1% भी नहीं है। मतलब उसमें एनिमल किंगडम से आने वाले लोगों की, एनिमल किंगडम से ज़रूर ट्रांसफ़र होके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इतनी कम है कि जैसे अभी मेरे खुद के अभी तक के अनुभव में अब 46,000 लोगों के अंदर 10 लोग आए अभी तक, समझो मेरे पास सिर्फ में 10 लोग, सिर्फ 10 46 लोग। जो कि एनिमल टू जो ह्यूमन एनिमल थे, मतलब एक डायनासोर था, कोई गाय थी, कोई बत्तख थी, कोई एक पक्षी के रूप में था, एक मोर के रूप में था। तो मतलब इस तरह से, मतलब ये तो 0.0000 तो वो इसलिए अब मैंने ये डिक्लेयर ही कर दिया कि हम जानवरों से तो आते ही नहीं है जनरली। और हो सकता है कई हज़ारों साल पहले ट्रांजिशन हुआ होगा जानवरों से, मान लो, लेकिन अभी इस वक्त जो है हम जितनी भी जन्म में लेके गए ना, मतलब 3-3 हज़ार साल पीछे तक भी, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि हम मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ही आ रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग बंदर के रूप में भी दिखाई दिए। मतलब अभी रिसेंटली एक महिला आई थी, वो पिछले जन्म में 3,000 साल पहले करीब जो है ना, वो उस समय बंदर के रूप में थी ऐसे। तो मतलब ऐसे कुछ लोग आते हैं जो बड़े रेयर होते हैं, और आगे भविष्य में तो अब जानवर बनने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ह्यूमन माइंड का इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि वहाँ से रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? कारण क्या, देखिए जितने संस्कार हम निर्मित करते चले जाते हैं ना, उतना हमारा क्या कहते हैं, उतने ही हम उतने कार्मिक संस्कार, हमारे बंधन दूसरों के साथ बन जाते हैं। तो इसलिए हमें वापस वो रिवर्स, उसको बोलते हैं आदान प्रदान करना पड़ता है। यानी जो लोग हमारी पिछली लाइफ में थे वो इस लाइफ में भी मिल जाते हैं। मिलेंगे बिल्कुल, अगर प्यार है तो, ऐसे नहीं मिलते। अच्छा। देखिए जो संबंध रिटर्न होने का जो साइंस है ना, वो क्या है कि अगर आपने किसी को बहुत प्यार किया, अटैचमेंट था आपके उनके साथ, तो वो रिवर्स होते हैं, वापस आते हैं सब साथ में। और या बहुत घृणा है तो वापस आते हैं। यानी कि नेचर में जो है ना, यूनिवर्स में ना, संबंध की रिकॉग्निशन नहीं है। मतलब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का रिकॉग्निशन नहीं है बिल्कुल भी। वो एक ही चीज़ पहचानती है, प्रेम और घृणा, भावना। बस भावना को पहचानती है। इसीलिए
अगर जैसे ना, अगर मान लो अभी मतलब कल की ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी को, एक महिला को लेके गया हूँ, उसका बेटा इस जन्म में कुछ प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा था, उसका कारण मैंने पूछा, तो उसका कारण सिर्फ उसके जीवन में आकर अभी उसको बहुत सेवा करनी पड़ रही। उसका कारण क्या था कि उसने पिछले जन्म में उसका कोई सामान चुरा लिया था और उसके कारण उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी। अब वो पता नहीं वापस वो खर्चा करवाने के लिए उसके पास आ गया, किस लिए आया जो भी है, पर वो इस जन्म में आ गया, ठीक है। पर उसने इसकी इतनी सेवा की इस बच्चे की, आप समझो कि वो बच्चा, अब वो जो बच्चा जो पिछले जन्म में कभी दुश्मनी के तौर पर था, जैसे बोलते हैं ना, एक प्रकार से घृणा के कारण आया था, अब वो आगे उसका पति बनकर आ रहा है अगले जन्म में। और तो अब सवाल क्या होता है, अब बेटा इस जन्म में बेटा है, अगले जन्म में पति बन रहा है, समझे ना। हमारी माँ अगले जन्म में हमारी बेटी बन के आ जाती है, या हमारा फादर जो है वो औरत के रूप में आ जाता है हमारी पत्नी बनकर, ऐसे किसी भी तरह। तो संबंध ऐसे चेंज होते रहते हैं, यानी कि मतलब फिजिकल फॉर्म चेंज होते रहते हैं, लेकिन सोल जो है वो किसी भी बॉडी के थ्रू ट्रैवल कर जाती है। यूँ क्या जब आप पास्ट लाइफ में ले जाते हैं कुछ स्वर्ग नर्क जैसा पता चलता है, कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए क्या होता है कि बेसिकली ये पता नहीं, ये जो धारणाएं, मुझे क्या लगता है कि शायद इसलिए आई कि आदमी को ऐसा लगा कि एक ज़माने में एक ऐसा महसूस हुआ होगा कि बादलों के उस पार ऊपर कुछ है ना, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे सोचते थे कि वो भगवान ऊपर है और ऊपर वो इंद्र देवता ने वगैरह सब, क्योंकि वो फिल्मों में बादलों में बताया जाते हैं। ये बातें तो हमारे शास्त्रों में है ऐसे कि भाई ऊपर कोई है, ऊपर है ना, वहाँ पे कोई धाम है, वैकुंठ धाम, फलाना धाम, शिव धाम, ऐसे कोई धाम होंगे जी, जहाँ मरेंगे तो हमारी चेतना सीधी वहाँ जाएगी, या फिर यमराज लेने आएंगे, जैसा हाँ यमराज लेने आएंगे। देखिए, दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से आप बात कर लें, और मैं तो खुद इस बात को जानता ही हूँ, जितने भी लोग पास्ट लाइफ में गए और उनको पूछा मैंने, क्या तुम्हें कोई लेने आया, वो बोले सर कोई लेने नहीं आया, हम जैसे ही हमारी चेतना ख़त्म हुई, मतलब शरीर ख़त्म हुआ, हमारी चेतना एक प्रकाश के अंदर चली गई। उनको ऐसा लगता है कि वी आर मूविंग इनटू सम लाइट, दैट्स ऑल। ये कॉमन एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड में सब जो भी लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस है उनके भी है, और नॉर्मल मैं अपने पास्ट लाइफ में जाता हूँ। क्या ये लाइट ही गॉड है? हाँ, नहीं, क्या होता है लाइट, हाँ इसलिए तो कहा प्रकाश ही ईश्वर है, ऐसे कहते हैं ना। इसका कारण क्या है कि आप जब फिजिकल फॉर्म से मुक्त हो जाते हो ना, तो यू सी एवरीथिंग इन लाइट। देखिए, जैसे आज हम एटम की बात करते हैं, तो एटम जब तक पार्टिकल के रूप में है, जब तक कि आपको वो घूम रहा है, दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आप उसको भी ब्रेक डाउन कर दो ना, तो अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू ए ब्रिलियंट लाइट, एकदम वो प्रकाश के रूप में एक्सप्लोड कर जाती है। तो अल्टीमेट जो एटम का जो सोर्स है वो तो प्रकाश है, वो तो लाइट ही है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि ध्यान की गहराई में गए, उन्होंने हमेशा ईश्वर को प्रकाश के रूप में कहा, ठीक है ना, इस तरह से। क्या मोक्ष जैसा भी कुछ है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है? हाँ, मैं अभी एक स्वर्ग नरक बता के फिर मोक्ष के बारे में बताता हूँ। देखिए, तो स्वर्ग नरक जो है ना, ये अधूरी वासनाओं का रिफ्लेक्शन मात्र है बस। अच्छा। जो आदमी इस जन्म में कुछ नहीं पा पाया, अधूरा रह गया। फॉर एग्जाम्पल नहीं, मेरे जीवन में पैसा चाहिए था, सेक्स चाहिए था, नाम चाहिए था, मुझे परिवार चाहिए था, नहीं मिला जी मुझे, या तो जो भी, तो आफ्टर ऑल स्वर्ग चाहिए क्यों आदमी को? देखिए, क्वेश्चन क्या वजह होता है, व्हाई यू वांट हेवन, मतलब इस जन्म में क्या ऐसी कमी रह गई जो तू वहाँ पूरी करना चाहता भाई। देखिए, हमारे शास्त्र जो है ना, वो पुरुषों ने लिखे, ये सबसे बड़ी अजीब सी बात है। इसीलिए उन्होंने शराब और शवाब की कामना कर दी कि ऊपर जाओगे तो हूरें मिलेगी और अप्सराएं, मेनकाएं नाचेंगी हमारे सामने, तो और सोमरस मिलेगा जो देवता लोग पीते हैं। तो मैं यूँ कहता हूँ कि अगर देवता भी पीते हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर भी तनाव है। जानते हो क्यों मालूम है? अपने से भागता कौन है, अपने से छुपता कौन है? कि जिनके पास तनाव है ना। तो इसीलिए होता क्या है, महिलाएं लिखती तो क्या इस तरह की बातें लिखती कभी? और दूसरी बात है, मैं लोगों से पूछता हूँ, तुम ऑलरेडी रोज़ टीवी के ऊपर इतने अप्सराएं मेनकाएं देख ही लेते हो, तो अब ऊपर जाके और कौन सी मेनकाएं चाहिए भैया तुमको वहाँ पे, है ना? अच्छा, और मैं लोगों को पूछता हूँ, मान लो मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके भी जाता हूँ, तो तुम क्या कर लोगे स्वर्ग में जाके? बताओ मुझे। क्या कोई अच्छे गद्दे पे सो जाओगे?
क्या कोई अच्छी मिठाई खा लोगे बीकानेर वाले हल्दीराम से भी बढ़िया, या कोई या तुम अच्छा सिनेमा देख लोगे? तुम करोगे क्या ऊपर जाके? कोई क्लब हाउस में जाओगे या कोई डांस करोगे? तुम क्या लोगे? मैंने कहा तो मैं बोला ये जो कामना है ना, ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक कल्पना, एक अजम्पशन है लोगों का बस। और ये और मज़ेदार बात है कि ये सब पंडित पुरोहितों ने, मौलवियों ने, बाबाओं ने है ना, उन्होंने स्वर्ग की कामना करवा के लोगों को उल्लू बना के रख दिया। मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई, जब है ही नहीं तो स्वर्ग कोई जियोग्राफिकल जगह थोड़ी होती है भाई, वो तो मानसिक स्थिति होती है ना, कि मैं अभी अभी इस पल को क्या मैं आनंद में जी पा रहा हूँ। तो वो स्वर्ग बनाओ कि नरक बनाओ, मेरी मर्जी की बात है ना भाई। राइट। अभी यहाँ पे लाइट चली गई तो अब मैं बैठे बैठे हाँ यार ये तो शहर बड़ा बेकार शहर है यार, ऐसे करके मैं रोता रहूँ सारे दिन। और एक मैं कहूँ चली गई तो चली गई भाई, चलो अंधेरे में हम थोड़ा सा कुछ ध्यान ही कर लें, चलो एक अच्छा मौका मिला आज मुझे, तो मैं इस पल को आनंदित बना सकता हूँ, तो मेरी मर्जी की बात है। तो इसलिए स्वर्ग नर्क जो है ना, वो कहीं आसमान में नहीं है, वो अभी अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर है, बस यूँ समझ लो। और इसका कोई एविडेंस भी नहीं मिला है। अरे काय का मिलेगा भाई, जरा सोचो। देखिए नरक किसको कहते हैं ना, देखिए लोग क्या कहते हैं, तू ऊपर जाएगा तो नरक में तुझे कढ़ाई में तलेंगे। तो एक बात बताओ, आपको किसने गाली दी, अपमान किया, तो अब आप है ना, आप उस बात को लेकर है ना, आपने एक बार तो सुन तो लिया, फिर घर जाकर है ना, आप फिर वो बात को वापस निकालते हो और फिर कढ़ाई निकाल के उसमें तलते हो, फिर वापस वो बात निकालते हो, ऐसे कई दिनों तक वो तलते रहते हो ना। तो इसी को तो कहते हैं तेरे को तला जाएगा कढ़ाई में। तुम तल ही रहे हो ना अपनी बात को, और तुम कई सालों के बाद भी तलते रहते हो। जब झगड़ा होता तो निकाल के बोलते हो ना। मतलब ये मनस्थिति है। मनस्थिति है। अच्छा, और जहाँ तक आपने कहा मोक्ष का सवाल आता है, तो ये भी इतना भ्रम फैला दिया गया इसके बारे में। देखिए, क्या आपको कोई ऐसा मिला जो मतलब मोक्ष मिलेगा तो वो दोबारा आएगा ही नहीं एक्चुअली? देखिए नहीं, देखिए क्या होता है, पहली बात तो मोक्ष जो है ना, वो क्या है मालूम है, वो एक स्थिति है कि जिसमें तुमने सब बंधन समाप्त कर दिए, सारे बंधन कट कर दिए, ख़त्म कर दिए, बस अब कुछ भी, ना कोई एक्शन ना कोई रिएक्शन, कुछ बचा नहीं। यानी कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जनरली जब लोग मुझे मोक्ष के बारे में बोलते हैं ना, तो मैं क्या कहता हूँ, तुम मोक्ष में ही है भाई, हर पल तुम मोक्ष में हो। तुम यूँ समझ लो कि तुम किसी एक जगह खड़े हुए हो और तुमने क्या किया मालूम है, तुमने 50 हाथ निकाल कर अपने ऐसे ऐसे बहुत सारे खंभे पकड़ लिए, तुमने तरह तरह की चीज़ें पकड़ लिए, आसक्ति, अहंकार, अपेक्षाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, ऐसे है ना, कई तरह की शिकायतें, कंप्लेंट, जजमेंट, सब तुमने पकड़ के रखे हैं ऐसे। और तुम फिर क्या बोलते हो, भाई साहब मुझे मोक्ष चाहिए जी। अब तुम गंगा नहा लोगे, तुम चाहे दुनिया में भगवान कितने मंदिर चले जाओ, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला। क्यों? बांधा तूने है ना भाई, पकड़ा तूने है ना भाई जी। तो तू छोड़। अच्छा, मैं अभी लोगों को पूछता भी हूँ, मोक्ष चाहिए क्या? बोला हाँ। बोला अभी तैयार है तेरा अहंकार छोड़ने को, अभी तैयार है तेरी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, तेरे रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं, सब छोड़ने को तैयार है? बोला नहीं, थोड़ा टाइम तो चाहिए मुझे। तो एक्चुअल में क्या मालूम है, रियल में वी आर नॉट, हम मोक्ष चाहते ही नहीं हैं। और चाहते, जिसको चाहिए होता है ना, वो धीरे धीरे, जो हमारे पातंजलि में भी बताया गया है कि धीरे धीरे हम अपरिग्रह, हर चीज़ों से धीरे धीरे कट होते जाते हैं, और फिर हम उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ अब कोई चीज़ हमें बांधती नहीं है। अब जहाँ बांधती नहीं है ना कोई चीज़, अब तो फिर संस्कार नहीं बनेंगे, क्योंकि तो एक्शन रिएक्शन खत्म हो गए, तो संस्कार ही खत्म हो गए, तो वो टेप रिकॉर्डर मेरा खाली हो गया, अब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही उसके अंदर। तो भाई वो स्थिति पैदा करने की जिम्मेदार कौन है? तुम्हारी मर्जी, तुम आज ही आवाज़ बंद कर दो भाई अपनी, समझे ना। तो वी आर ऑलवेज इन द मोक्ष, बट एक्चुअली हम छोड़ नहीं पा रहे हैं कुछ भी, ये समझ में। आई थिंक इससे आपकी इस बात ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि चाहे मोक्ष हो, चाहे स्वर्ग या नर्क हो, ये सब हमारी मनस्थिति पर है, हमारे माइंडसेट पर है कि हम क्या करते हैं, और उसी से हमारा फ्यूचर भी निर्धारित होता है, क्योंकि फ्यूचर लाइफ भी हमारी एक तरह से निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नहीं, क्या होता है कि फ्यूचर लाइफ निर्धारित क्यों है मालूम है ऋचा जी, के आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो। और देखिए, क्योंकि आपने अब तक जितने जीवन जिए ना, तो एक ईंट, आप ईंट जमा करते चले गए,
दीवार तो की। उसके दीवारें, तो उसकी एक शेडो बनती चली गई, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन ना। तो इसीलिए क्या होता है, जितना हम पास जीते चले आ रहे हैं, तो उसकी ईंटों का एक शेडो बन चुका है आगे तक, कई सालों तक, 200-500 सालों तक भी बन चुका है, ठीक है ना। तो अब आप अगर आपने ये क्यों बनाया आपने शेडो, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली एक्शन रिएक्शन किए जा रहे हो, है ना, इस तरह प्रतिक्रियाएं किए जा रहे हो। अगर आप जाग गए और आपने एक्शन चेंज कर दिया तो आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने घर खोल के देखा, मेरे घर में झाड़ियाँ हैं, फूल बहुत कम है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी सोचा कि नहीं यार, मेरे घर में ऐसे ऐसे रंग बिरंगे फूल होने चाहिए, ऐसे ऐसे गमले लगने चाहिए। तो मैं अभी अभी मार्केट में गया, सिर्फ सोचा ही नहीं मैं मार्केट भी गया, बीज लेकर आया, गमले भी लेकर आ गया, और मैंने पानी डाल के उसको शुरू भी कर दिया। तो अब आने वाले 2-4 महीने के बाद भी मेरे घर में फुलवारी मिलेगी, क्योंकि वो चॉइस मैंने की है जी। और उसको करने के लिए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं रही है, मैं यूँ बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, फ्यूचर जो है ना वो हमारे मर्जी की बात है वास्तव में। अभी मैं एक एग्जांपल अपना देना चाहूँगा कि देखिए 25 साल की उम्र में मैं जब एक बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र किया मैंने, तो मैंने डिसाइड किया कि यार आज बीमारी बड़ा दुखदाई है, बीमार नहीं पड़ना यार संसार में बस। तो ये निर्णय मैंने अपने लिए लिया, ठीक है। अब 50 साल हो गए, अब मैं 75 ईयर्स में हूँ, तो अब बीमारी मेरे लिए असंभव शब्द हो गई। डिजीज इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि बॉडी कहती है, बॉडी को तो बीमार पड़ने का शौक नहीं है, बॉडी कहती है कारण लाओ जी, खुजली चाहिए तो खुजली करने के लिए कारण लाओ, छींकना है तो छींक, मिर्ची फैलाओ जी, तब मैं छींकूंगा, नहीं तो मैं तो कोई पागल नहीं हूँ जो आपको फालतू में रिएक्शन करूँ। तो मतलब बॉडी कभी फालतू नहीं बोलती, अबनॉर्मल काम नहीं करती, आपको उसको अबनॉर्मल करने के लिए अबनॉर्मल कारण देने पड़ेंगे, तो वो मैं देता नहीं हूँ, समझे। तो इसके कारण मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ भाई। यही बात एक ज़माना था, गरीबी में जी गए काफ़ी सालों तक, फिर एक विचार पैदा हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार, क्योंकि हमारी मान्यताएं गलत थी पैसों को लेकर, मान लो। तो हमने कहा नहीं, वी मस्ट क्रिएट मनी इन आवर लाइफ। क्यों? रिचनेस बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो विज़न आना चाहिए। तो पैसा कहाँ से पैदा होगा? तो मैंने कहा भाई पैसा पैदा होने के लिए कुछ किसी ने किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिससे लोग तुम्हें दे सकें। तो मैं कहता हूँ लोग तुम्हें पैसा देना चाहते हैं, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? है ना। तो भाई क्या मैंने आपने खुद को उसके लिए तैयार है? तैयार किया तो पैसा अपने आप आने लग गया भाई। तो देखिए, समृद्धि की संसार में कोई कमी नहीं है, लेने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं, मैं ऐसे कहता हूँ। देखो, समृद्धि का सागर तो चारों तरफ बिखरा पड़ा है, पूरा ब्रह्मांड, अबंडेंस इज एवरीवेयर। बट तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा ना, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना। तो बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है भाई? तुम डिसाइड करते हो ना। तो धीरे धीरे मैं समझ गया कि यार बर्तन का साइज तो मेरे हिसाब से मुझे बनाना पड़ेगा, और मैंने बनाया। और आज अब कितना करोड़पति बनो, मिलियनर, ये मेरी मर्जी की बातें बता रहा हूँ मैं। क्यों? सवाल क्या होता है, तू परफेक्ट हेल्थ में जी, तू 200 साल जी, कौन सी दुनिया की ताकत तुम्हें रोक रही है भैया? क्यों नहीं तू जी कर रहे ना ऐसे, लॉन्गेविटी में जी रहे ना, कई लोग जी रहे हैं लॉन्गेविटी में ऐसे, ठीक है। अच्छा, कई लोग बड़े अमीर बनते जा रहे हैं, कोई रोक रहा है क्या उनको? तो आज तुम हर पल मस्ती में, आनंद में रहे, कोई रोक रहा है यानी क्या? हमारी लाइफ कैसी होगी ये हमारे हाथ में है। बस ये है कि हम उसे लेकर कॉन्शियस नहीं हैं, हम उसे लेकर एक्टिव नहीं है, और हम उसे लेकर प्लान नहीं करते। तो कॉन्शियस चॉइस करो ना भाई। देखिए, यहाँ पर फिर ध्यान का महत्व आता है। अब ध्यान करने के लिए इतना जोर क्यों दिया जाता है कि ध्यान जागने की कला है, अवेयरनेस में माइंडफुलनेस की कला है वो। तो इसलिए जैसे ही आप होश में आने लगते हो ना, तो अपनी पुरानी बेहोशी से निकल कर आप उस पल के साथ जुड़ जाते हो। तो अब आप वो चॉइस करोगे जो फिर आपको चाहिए, तो उसके लिए होश चाहिए, समझे ना। तो इसलिए देखिए, मैंने भी मेरे जीवन में ध्यान के माध्यम से यही साधा कि वर्तमान में जो अब चुनाव करूंगा वो मेरा कल बनने वाला है। तो इसलिए अभी का चुनाव के प्रति होशपूर्ण रहो, ऐसे तो फिर ये आपका- बहुत बड़ी सीख है कि अभी जो हम करते हैं उससे हमारा फ्यूचर निर्धारित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा, इतनी अहम चीज़ों को हमारे साथ साझा करने के लिए, पास्ट लाइफ थेरेपी पर बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत सारे टेकअवेज मिले होंगे कि कैसे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, और पास्ट लाइफ का इस्तेमाल कर बहुत सारी चीज़ों के सवाल हासिल कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा इस शो पर आने के लिए। आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही नॉलेज देने वाली हैं, जिससे उनकी लाइफ बेहतर होगी, मुझे पूरा यकीन है। और हर किसी के लिए, मेरे लिए भी बहुत सारे टेक अवेज हैं इस पॉडकास्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। चलिए, मेरा भी बहुत बहुत सबको बहुत बहुत प्यार। और आपका चैनल सब लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस ज्ञान को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों तक पहुँचा दें।